नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग राजस्थान विधानसभा सचिवालय में जो भर्ती लिखनी है उसके लिए डिक्टेशन लिखेंगे। डिक्टेशन की स्पीड होगी 140 शब्द प्रति मिनट। ठीक, जो इसका टाइप करने का जो डिक्टेशन बोला जाएगा 10 मिनट का बोला जाएगा, और जो आपको इसको टाइप करने का समय मिलेगा 2 घंटा 20 मिनट। तो इसमें महत्वपूर्ण जो डिक्टेशन लिखने जा रहे हैं, इसमें जो भी महत्वपूर्ण वाक्यांश आए हैं उसका शब्द चिन्ह लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग डिक्टेशन को लिखेंगे। देखिए, लिखना है कि गौर किया जाना चाहिए। तो गौर किया जाना चाहिए तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे ग हो गया, र हो गया। देखिए, पहले लिखेंगे ग हो गया, र हो गया। किया जाना चाहिए लिखना है तो देखिए किया काट कर लिखेंगे, किया जाना चाहते चाहिए वाला चाँप लगा देंगे, इसी में की निकाल देंगे, किया जाना चाहिए की। अब देखिए लिखना है विकास के लिए, तो छोटा वाला वी लिखेंगे, वह वी हो गया, का स हो गया, इसी में स हो गया, के लिए इसी में जोड़ लेंगे। लिखना है कि किया जाना चाहिए था, तो देखिए लिखेंगे किया हो गया, जाना चाहते चाहिए, इसी में था। लिखना है कि कहा गया था कि, देखिए क हो गया, हा गया था कि, इसको थ काट लीजिए। तो चलिए अब डिक्टेशन को लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद, तब तक के लिए आप तैयार रहें। स्टार्ट। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि देश में हिंदी आशुलिपिकों की कमी क्यों है। हिंदी आशुलिपि का आरंभ इस देश में 1907 से हो चुका है, तथापि जो कुछ प्रयत्न इसके विकास के लिए किए गए वे हिंदी प्रेमियों द्वारा किए गए। सरकार द्वारा जो कुछ इसके विकास के लिए किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया। यह निश्चित हो गया था कि संविधान के लागू होने के बाद इस देश की राजभाषा हिंदी होगी, किंतु जो कुछ निश्चय किया गया था उसको पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयत्न नहीं किए गए। उस समय किसी भी तरफ से यह बात नहीं कही गई कि हिंदी में काम न हो, किंतु धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ कुछ प्रदेशों की ओर से अवश्य कहा गया कि अभी उनके प्रदेश में हिंदी का पर्याप्त ज्ञान लोगों को नहीं हुआ है, अतः यह काम धीरे धीरे किया जाए। उनकी ओर से यही कहा गया था कि अहिंदी प्रांतों में हिंदी लादी न जाए, किंतु हिंदी के कुछ विरोधियों ने इस बात को राजनीतिक रूप देकर उसके विरुद्ध वातावरण बनाने का प्रयास किया। हमारे संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस देश की राजभाषा हिंदी होगी। उसके लिए यह तय किया गया था कि 15 वर्ष के भीतर हिंदी का विकास किया जाए। यह अवधि 1965 की जनवरी 26 को पूरी हो गई थी, किंतु हिंदी के विकास के लिए जो कुछ किया गया था वह काफ़ी नहीं था। संविधान के निर्माताओं द्वारा यह आशा की गई थी कि इस बीच में देश में हिंदी का प्रचार और प्रसार इतना अधिक हो जाएगा कि इसको राजभाषा बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। विज्ञान, तकनीकी एवं विधिक क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग नहीं के बराबर होता था, अतः यह स्वाभाविक था कि उस दिशा में प्रगति भी अधिक नहीं हो सकी। अतः हिंदी भाषी लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको यह आश्वासन दिया था कि अहिंदी भाषी लोगों के ऊपर हिंदी लादी नहीं जाएगी जब तक वे इसके लिए तैयार न हो जाएं। अतः उनको जो आश्वासन दिए गए थे उनमें यह कहा गया था कि हिंदी का प्रयोग राजभाषा के रूप में अहिंदी प्रांतों के साथ तभी होगा जब वे इसके लिए तैयार हो जाएंगे। अतः राजभाषा अधिनियम बनाकर हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को भी जारी रखने की अनुमति दे दी गई। यह सुविधा उनको दी गई थी जो कि हिंदी नहीं जानते थे। हिंदी प्रांतों में भी इस सुविधा का अनेक देशों ने फायदा उठाना उचित समझा
और हिंदी की प्रगति में ढील आ गई। किंतु केंद्र सरकार ने बराबर इस चीज़ पर नज़र रखी और हिंदी के प्रयोग एवं प्रसार के लिए और भी दृढ़ता के साथ उपाय किए। जब तक यह नहीं किया गया था तब तक इस काम में थोड़ी बहुत ढील रही, किंतु अब हिंदी प्रांतों में हिंदी में काम होने लगा है। उपसभापति जी, मैं सिवाय इसके कि इस बिल का विरोध करूं, इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि इस सदन में ऐसे अनेक लोग हैं और उनका ख्याल है कि इसके सिवाय कि लोगों का बलात् धर्म परिवर्तन किया गया है और यह प्रयत्न किया गया है कि लोगों में आपस में भाईचारा न हो, अलावा इसके और कोई दुष्परिणाम उस कानून के नहीं हो सकते कि जो अभी लागू किया गया है। मेरा ख्याल यह है कि यह बिल इस बुराई को दूर करने में कामयाब होगा, क्योंकि जब से यह बिल सदन में विचार के लिए लाया गया तब से अब तक अनेक लोग अन्य बातों के अलावा यह भी मानने लगे हैं कि कुछ सर्वमान्य सिद्धांत हर समाज के लिए होने चाहिए, जिनमें स्त्री, पुरुष और बच्चों को संरक्षण मिले। इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है और अन्य बातों के साथ ही साथ यहाँ की परंपराओं को भी लोग समझते हैं और इनके समर्थन में अपने यहाँ भी दलीलें देते हैं। उनके ख्याल में कानून का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि किसी भी एक वर्ग को ही संरक्षण प्राप्त हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कर्मचारी वृंद अथवा कर्मचारी वर्ग के लोग यह समझे कि यह कानून किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है। हमें ज्ञात हुआ है कि इसके समर्थन में देश भर में रैलियां आयोजित की गई हैं। किसी वर्ग की ओर से यह नहीं कहा गया है कि यह कानून उनके हितों के विरुद्ध है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह विरोध किसी समाज की ओर से हुआ है अथवा केवल विरोधी दलों ने इसे जन्म दिया है। मैं भी यह नहीं कह सकता कि जो कुछ नियम निश्चित किए गए हैं उनके बारे में वह समझेंगे कि ये ठीक नहीं है। जब यह बिल पेश किया गया था तो इसी सदन में हर्ष ध्वनि एवं करतल ध्वनि के साथ सभी सदस्यों ने इसका स्वागत किया था। मेरे निकटतम सहयोगी भूतपूर्व मंत्री ने भी इसकी सराहना की थी। मेरा ख्याल यही है कि यह कानून देश के हित में है और सिवाय इस बात के कि इसे राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है और कोई ठोस कारण इसके विरोध में नहीं आया। उल्टे इसके समर्थन में अनेक लोगों ने यहाँ तक कहा कि यह कानून न्यायालय की परिधि से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि उनके ख्याल में इसे न्यायालय में ले जाकर लागू करने में विलंब डाला जा सकता है। अतः मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि सभी लोग इसके समर्थन में अपना मत दें और करतल ध्वनि से इसका समर्थन करें। जब से यह बिल आया तब से अभी तक कई सदस्य इसका समर्थन कर चुके हैं। यदि पिछले सालों में ही यह बिल आ जाता तो तब से आज तक लोगों का कष्ट काफ़ी हद तक दूर हो गया होता। भारतीय गणराज्य की वर्षगांठ हम हर वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर हम अपने देशवासियों का अभिनंदन करते हैं, चाहे वह देश में रह रहे हों अथवा विदेशों में। हमारे अनेक भाई बहन जो इस समय हमारे देश में नहीं विदेशों में रह रहे हैं, उनको हम विश्वास दिलाते हैं कि उनके लिए हमारे हृदय में महत्वपूर्ण स्थान है और उनका कल्याण तथा संपन्नता में भारत सरकार तथा भारत के लोगों की बाहरी रुचि है। हमें स्वाधीनता प्राप्त किए हुए अनेक वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे अनेक ऐसे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने स्वाधीनता के बाद के भारत को नहीं देखा होगा, किंतु आज के युग के संचार साधनों को देखते हुए उन्हें इस बात की जानकारी अवश्य होगी कि हमने इतने वर्षों में कितनी प्रगति की है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का कितना महत्वपूर्ण स्थान है।
हमने अपने देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लिया। हमारी 5 पंचवर्षीय योजनाएं संपन्न हो चुकी हैं और अगली पंचवर्षीय योजना चल रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत हमने राष्ट्र निर्माण के जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वे सभी प्राप्त कर लिए गए हैं। हमने अपने देश का औद्योगिकीकरण बड़ी तेज़ी के साथ किया है। इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को है। हमने छोटे और घरेलू उद्योगों की भारत के कोने कोने में बड़े पैमाने पर स्थापना की है। हमारी 80% जनसंख्या गाँवों में रहती है और खेतीबाड़ी के धंधे में लगी है। कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लघु उद्योगों और ग्रामों उद्योगों के द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में असंख्य लोगों को रोजगार मिलता है। अतः हथकरघा उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हमारे गांवों तक फैले हुए हैं। इनके अतिरिक्त सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के फलस्वरूप हमारे देहातों का रूप ही बदल गया है। खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, यातायात, ग्राम विद्युतीकरण के क्षेत्र में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके बाहर के क्षेत्र में भी भारत ने अहिंसा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत का प्रचार और प्रसार किया। वसुधैव कुटुंबकम एवं पंचशील के सिद्धांत को विश्व के अनेक देश मानने लगे। हमारे जो भी भाई बहन दुनिया के अनेक देशों में हैं उनसे हम आशा करते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत आचरण, अपने आचार व्यवहार द्वारा भारत की सांस्कृतिक मर्यादा और गौरव का संरक्षण करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क एक दूसरे को जानने और समझने का उत्तम माध्यम होता है। हम एक बार फिर अपने देशवासियों को अपनी सद्भावनाएं एवं शुभकामनाएं भेजते हैं तथा उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रवासी देशवासी अपने देश की सुख समृद्धि के लिए दृढ़ संकल्प होकर रचनात्मक कार्य करेंगे। समाप्त।